अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मुल्क के हालात किस सिमत जा रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं, ये हम सब वाकिफ़ हैं। जर्मनी में हिटलर की हुक्मरानी थी, तब सभी लोग परेशान थे। उसी तरह हिंदुस्तान में भी अब ऐसे हालात होते जा रहे हैं जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। किसी को ईडी, किसी को आईटी, किसी को सीबीआई के नाम से हिरासत में लिया जा रहा है। या तो एक गिरोह ऐसा है जो इन सब चीज़ों से अपना उल्लू बचा रखा है, हार के भी जीत जाता है। उसको शाहरुख खान की ज़बान में बाजीगर कहा जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा कि जो हरा देता है वो आज अपनी चमड़ी बचाने के लिए हर जगह उसको कि कहीं कभी बी टीम का लक़ब दिया जा रहा है तो कभी कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है। खैर, ये तो चलते रहेगा, इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी चलते रहेगी। लेकिन अगर देखेंगे तो हम अगर घर बैठ गए तो इलेक्शन में वोट डालने अगर हम नहीं निकले तो फिर आगे का मुस्तकबिल तारीक होता चला जाएगा और रात के अंधेरे की तरह मुस्तकबिल हमारा अंधेरे में ही रह जाएगा। मुल्क के सियासी, माशी और समाजी ढांचे को साहब ढाते चले जाएंगे और ऐसा लग रहा कि मुखालिफ पार्टियों को ख़त्म करना, मीडिया को दफन करना, यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी को कफन पहना देने का एक ज़िम्मा ठाने हुए ऐसा लग रहा है कि मरकज़ में यही हुक्मरानी चल रही है। साहब और साहब के हुक्म का इक्का दोनों मिलकर सरकारी इदारों को, एजेंसियों को बारूदी हथियार बनाकर रखे हैं। कभी टैक्स लॉस के नाम पे, कभी सेडेशन लॉस के नाम पे, कभी दहशतगर्दी के नाम पे लोगों को, अपने सियासी हरीफों को और इदारे हों या अफराद हों, उनको ख़त्म करने की एक अपनी मनसूबाबंद पॉलिसी बनाए रखे। मगर इन सब को बदलने के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमें घर से बाहर निकलना है और अपने वोट का सही तौर पे इस्तेमाल करना है। वैसे आजकल अल्लाह ताला हमारी बहुत सुन रहा है। रमज़ान का महीना है, दुआ हो रही है और दुआ भी ऐसा लग रहा कि लोग दिल से दुआ कर रहे हैं ताकि जालिम को हटाया जाए, जुल्म का खात्मा बहुत जल्द हो जाए। वैसे कुदरत भी आपके साथ है, क्योंकि कर्नाटका में ही अगर हम देखेंगे तो येडियुरप्पा ने बगावत का परचम उठा दिया है। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि अगर यही देखते जाएंगे तो कर्नाटका में जिस तरह येडियुरप्पा ने अपना परचम उठाया है, इस परचम अगर बगावत का परचम उठता है तो फिर 10 सीट बीजेपी के लिए ख़तरे में पड़ सकती हैं। जैसी करनी वैसी भर दी, ये एक आम कहावत है। और अगर देखा गया तो बंगाल में भी कुछ हालात बीजेपी के लिए ठीक नहीं हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा वहाँ पर राजू बिस्ता के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। उड़ीसा में भी बगावत की कोई हवा ऐसी, ठंडी हवा ऐसी चल रही है कि वहाँ पर भी बीजेपी के हालात कुछ साजगार नहीं हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश भी खामोश बैठने वाला नहीं है। वहाँ पर भी काफ़ी हद तक हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी के जो लोग थे बीएसपी के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अब वो बीएसपी के लिए मुहिम चला रहे हैं। राम लखन सिंह कुशवाहा वहाँ पे जो कि 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अब बीजेपी के ख़िलाफ़ बगावत कर दिए हैं। त्रिपाठी, चतुर्वेदी और शर्मा नाम के भी 3 लीडर्स हैं जो आज ऐसा लग रहा है, और जो विंध्याई इलाके के बड़े, हिंदी अल्फाज में अगर कहूँ तो दिग्गज नेता है वहाँ के, जो आजकल बीजेपी को राम नाम सत्य के तौर पे वहाँ पे दफन करने की ठान ली है। यकीन मानिए, अगर हम वोट की ताकत को समझकर और सही तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फ़कीर का भेष पहन के जो लोग आके यहाँ पे बैठे और 10 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्हें झोला लेकर गुजरात जाने से कोई नहीं रोक सकता है। रमज़ान है, मैं फिर से ये बात कहूँगा कि दुआ कबूल होती है और दुआ कबूल इंशाल्लाह ज़रूर होगी और कबूल होती हुई नज़र भी आ रही है। बस हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, एक तो दुआ करते रहें, दूसरा वोट के दिन या इलेक्शन के दिन निकल कर वोट का सही इस्तेमाल करें। हाँ, रमज़ान से एक और बात याद आई, एक और ख़बर के तरफ ले जा रहा हूँ अपनी तवज्जो। वो ये है कि रमज़ान से बात ये याद आई कि रोज़ा रखने से गरीब की भूख को महसूस करो, ये हुक्म दिया गया है।
खैरात करते रहो और अपनी गर्दन को अगर बचा सकते हो, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये रमज़ान की सीख है। वैसे दुआ हमारा हथियार है, हम दुआ मांगते रहेंगे, देने वाला बड़ी खुशी के साथ हमें देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और खाने का महीना जो रमज़ान को लक़ब पड़ा है, उसको रोकने के लिए या उसको मिटाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना होगा, सोच समझ के ये चीज़ पे काम करना होगा। वैसे खाने की बात जब आई थी तो उसमें ये बात आई कि इस हफ्ते एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई जिसमें ये कहा गया है कि पूरी दुनिया भर में खाने का इस्तेमाल से ज़्यादा जो बचा कर बेकार किया जा रहा है खाने को, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में फ़ीकस एक आदमी समझिए सालाना 55 किलो खाना ज़ाये करता है। चाहे वो बचा के फेंक देने की बात हो या मोहरी में बहा देने की बात हो, बहरहाल एक आदमी 55 किलो खाना ज़ाये करता है। और अगर मजमूई एतबार से देखेंगे तो पूरी दुनिया में 783 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आज खाने को तरस रहे हैं। अपनी ही बात अगर हम करें तो अफ़गानिस्तान, यमन और अब फ़लस्तीन, ये 3 ममालिक में बच्चों को दाने दाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी अगर देखा गया तो बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। साउथ एशिया में भूटान में सबसे कम खाना वेस्ट होता है जो फ़ीकस 19 किलो है। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाना ख़राब किया जाता है जो कि फ़ीकस 130 किलो खाना फेंका जाता है। रूरल एरिया में या देहाती इलाक़ों में कम है वेस्टेज, शहरी इलाक़ों में ज़्यादा है। चाहे वो शादियों के नाम पे हो या वाफिर मकदार में खाना सर्व करके हम जो बचा देते हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, खैरुर राज़िक़ीन है, रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, लेकिन मगर ताकीद हमें ये की गई है कि खाने को फजूल तौर पे ख़राब मत करो, बचा के रखो। और सबसे अच्छा अमल ये है कि गरीब को आप खाना खिलाओ या किसी को भी खाना खिलाओ, ये सबसे अच्छा अमल है और सवाब का सबसे बेहतरीन काम, सवाब कमाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और हम क्या कर रहे हैं अगर देखा गया तो हम इन सब चीज़ों को हमारे पास रहने के बावजूद, मज़हब में बताए जाने के बावजूद भी हम इन सब चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे हैं और खाना ख़राब करते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो हम अल्लाह ताला के अज़ाब को या अल्लाह ताला के गुस्से को हमारे तरफ मुतवज्जो करते जा रहे हैं। बेहतर यह होता कि हम अपने आप को सही तौर पे किरदार से, अखलाक से और अमल से अगर हम सही मुसलमान बने तो इस रमज़ान के महीने में अगर हम अहद करते हैं तो हम अगर सही मुसलमान बनते हैं तो फिर हम अल्लाह से भी खैर की उम्मीद रख सकते हैं। वैसे भी अल्लाह से हर मामले में खैर की उम्मीद ही रखना है हमें। आखिरी बात कहूँगा इस हफ़्ते के सियासी हालात, ख़ास तौर पे तेलंगाना रियासत की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा गया था कि 100 दिन में कांग्रेस ने अपने गारंटीज़ पर अमल करने की बात कही थी और अमल भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक 100 दिन में 30 करोड़ ख़वातीन मुफ्त बस सर्विस से इस्तेफ़ादा किए हैं। इसी तरीके से जो दूसरे 500 रुपये के सिलेंडर की बात है या दूसरे जो गारंटीज़ थे, इस पर अमल हो रहा है। इसके अलावा जो 100 दिनों में नई तब्दीली आई है वो ये है कि अपोजिशन या एक वक्त की हुक्मरान जमात अब फिल वक्त जो अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी बन के बीआरएस कांग्रेस के सामने बैठी है, वही अमल हो रहा है कि बीआरएस छोड़ो और कांग्रेस में दाखिल हो जाओ। कांग्रेस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने ये कहा कि 26 एमएलएस को अगर हम लेते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर अमल नहीं करेगा। तो कांग्रेस अपनी तवज्जो अपनी हिकमत अमली में तैयारी कर रही है, तो दूसरी जानिब बीआरएस से लोग कायदीन का इखराज कर कर कांग्रेस में दाखिल होना, बल्कि दिन ब दिन नए नए लोग कांग्रेस में ज्वाइन होते जा रहे हैं या शामिल होते जा रहे हैं। अब जिस तरीके से हालात ख़त्म होते जा रहे हैं बीआरएस के लिए या रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं बीआरएस के लिए, तो फिर आगे का इंतखाबात या 2024 में 13 मई को जो इंतखाबात हमारे पास होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसमें बीजेपी ताकतवर पार्टी बन के उभर सकती है। अब बीजेपी को रोकने के लिए फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा
کہ इलेक्शन के दिन भी आप ये समझिए कि ईद का दिन है। जिस तरह आप ईद के दिन सुबह उठकर नहा धोकर वज़ू कर नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, इलेक्शन के दिन भी कम से कम अपने घर से निकलिए और अपने वोट के तनासब को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 15% अगर हम हमारा वोट शेयर बढ़ाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अच्छी जमात के या हुक्मरान जमात के तरफ मवाक़िफ़ में घूम सकती हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि तेलंगाना में फ़िल वक़्त तो 17 पार्लिमानी हल्के हैं। जब आंध्र प्रदेश होता था उस वक्त 42 हल्के पार्लियामेंट के सीट्स थे, लेकिन अब हम तेलंगाना की ही अगर हम बात करेंगे तो 17 पार्लियामेंट के सीट्स हैं यहाँ पे तेलंगाना में। और ये कहा जाता है कि जिस पार्टी को भी यहाँ पे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं उस पार्टी की हुकूमत मरकज़ में हुकूमत बनाती है, वही पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाती है। तो आपके हाथ में है आपका मुस्तक़बिल दरख्शां बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि वोट का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है और वोट की तादाद बढ़ना ज़रूरी है। ग्रेटर हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटर हैदराबाद में जो 4 पार्लिमानी नशिस्तें हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चिवड़ला, इनको छोड़कर हम दूसरे 13 पार्लिमानी हलकों पे भी अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 1,60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बल्कि 3.5 लाख भी मुसलमान इन पार्लिमानी हलकों में अपने वोट का इख्तियार रखते हैं। तो बात यही है कि अगर हम इस बार सोच समझकर ये तय कर लें कि इलेक्शन में हम वोट डालेंगे, किसको डालेंगे मैं फिर से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ और दानिस्ता तौर पे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यही क्लिपिंग्स हैं जो आज घूम घूम कर बीजेपी को ताकतवर बना रहे हैं। आप सभी लोग अक्लमंद हैं, होश से काम ले सकते हैं। किस पार्टी को वोट देना है और किसकी हुकूमत मरकज़ में लाना है ये आपको अच्छी तरीक़े से आप इससे वाकिफ़ हैं। तो अपने वोट का सही तौर पे इस्तेमाल कीजिए और एक अच्छे मुस्तक़बिल की ज़ामिन बनाने के लिए अच्छी पार्टी को आप जिता के लाइए। आपका मुस्तक़बिल दरख्शां रहेगा, मुल्क के हालात भी हमारे मुवाफ़िक़ रहेंगे। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं आपसे इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हुए रुख़सत लेता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।